नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार। अरे यार, चारों तरफ आग लगी है, आग लगी है। कैसे बुझाएं? कैसे बुझाएं? मैं उस कोरोना की आग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो चारों तरफ आग लगी है। और आज एक आग अपने दिमाग में भी लगी है कि कक्षा 8 की विज्ञान में जो एक पाठ है दहन और ज्वाला, वो भी तो एक आग का है। उस आग को पढ़ा करके अपने मन की आग को शांत करते, उस ज्ञान को प्राप्त करके, ताकि दुनिया में अगर कहीं भी आग लग जाए तो उस आग को अपन कैसे बुझा सकते हैं। और ये काम आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये ज्ञान मिल जाए तो इस बात के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। ये हुई ना बात। तो बच्चों, आज अपन कक्षा 8 की विज्ञान में एक पाठ है जिसका नाम है दहन एवं ज्वाला। देखिए, लगी होगी कहीं भी आग तो बुझा देंगे आप, ये मेरा दावा है। और अगर आपने मेरी 10-20 बातें सुन ली ठीक ढंग से तो गारंटी के साथ है आप बिल्कुल आग को बुझा देंगे। लेकिन इस बात पर जाने से पहले मैं आपको अपने दादा दादी के साथ थोड़ी सी बात करने के लिए आपको कहूँगा। वो बात ये है कि प्राचीन काल में मैंने अपने घर में मेरे दादा से पूछा था, और जब मैं छोटा था तब कुछ हद तक तब भी थी ये बातें, कि अपने घरों में माचिस नहीं हुआ करती थी। ये बात सत्य है। प्राचीन काल में घरों में, हर घर में माचिस नहीं हुआ करती थी। तो फिर क्या होती थी? अब सुबह पहले जब आग जलाते थे तो आग कहाँ से लाते थे? हर व्यक्ति, किसान क्या करता था, मैं किसान की बात करता हूँ, मुझे किसानों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता हूँ मैं, इसलिए उसकी बात करूँगा। बाकी तो घरों में जो पैसे वाले लोग थे, आर्थिक रूप से समृद्ध थे, उनके घर में तो माचिस की व्यवस्था हो गई होगी। लेकिन जो किसान था वो क्या करता था, शाम को अपने घर का जो चूल्हा होता था उस चूल्हे में गोबर के कंडे को ओट दिया जाता था। ओटने का मतलब समझते हैं ना? थोड़ी सी आग को रख के उस आग के ऊपर कंडे को रख दिया जाता था, और उसको राख से, जिसे आप बानी कहते हो कई लोग, तो उससे उसको ढक दिया जाता था। ढकने के बाद वो पूरी रात धीरे धीरे सुलगता रहता था और उसके अंदर की आग पड़ी रहती थी। सुबह वो महिलाएं जब घर का कोई काम शुरू करती थी तो उसी में से आग को निकाल करके घर की आग फूंक मार करके आग जला लिया करती थी। और वो आग पूरे दिन काम आती रहती थी। घर में आग को बुझने नहीं दिया जाता था। ये अपने आप में एक शुभ माना जाता था कि घर में आग नहीं बुझनी चाहिए, चूल्हे की आग बुझनी नहीं चाहिए। अब चलिएगा, आज अपन उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं कि दुनिया में जो है वो ये जो दहन की प्रक्रिया होती है, जो कक्षा 8 में एक दहन या ज्वाला जो पाठ दिया है, ये क्या है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत मस्त पाठ है। पाठ नहीं है, अपन तो सिर्फ बातें करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं विज्ञान नहीं पढ़ाता हूं, मैं ऐसा मुझे लगता है कि मैं उस विषय को आपके दिमाग में ऐसा रखता हूं कि आपको जीवन ऐसा लगेगा कि वास्तव में हमारे पास इस विषय का एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान है। चलिएगा, अपन एक चर्चा करते हैं। वो चर्चा क्या है कि दहन एवं ज्वाला। दहन क्या है? मान लो ये लकड़ी है। अच्छा, दूसरी बात, एक मैं आपको मोमबत्ती का उदाहरण देता हूं। आपने देखा होगा कि जब मोमबत्ती जलती है तो उसके ऊपर एक लौ जलती है। लेकिन अगर आपको कहीं शादी में या देखा होगा या कहीं कोयले को जलते हुए देखा होगा, जो कोयला होता है ना, लकड़ी वाला जो कोयला, उसको जलते हैं तो उसमें लो नहीं निकलती है। सिगड़ी में आपने देखा होगा ऐसे ज्वाला नहीं निकलती है उसमें से। तो इन दोनों चीजों में क्या फर्क है, तो ये भी अपन सीखेंगे। दूसरी बात कि आग जो है, जब जो दहन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, इसको सीखेगा। पहले, सबसे पहले इसको सीखते हैं। तो दहन क्या है? दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। अब आप कहोगे साहब हमारे को तो ये टिपिकल लगता है रासायनिक, ऐसे मत समझो। जब भी कोई पदार्थ किसके संपर्क में, ऑक्सीजन के सहयोग से, जब भी कोई पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन के सहयोग से और प्रकाश एवं ऊष्मा पैदा करता है, तो उसका हम जो ये कहते हैं कि अब इस वस्तु का दहन हो रहा है। बात समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं इस बात को कि जब कोई वस्तु ऑक्सीजन के सहयोग से प्रकाश और ऊष्मा पैदा करती है, और इस प्रक्रिया को, ये एक रासायनिक प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। अब रही बात, दुनिया में जो पदार्थ हैं, दहन वाले जो पदार्थ होते हैं, यानी जो पदार्थ, जिस पदार्थ का दहन होता है वो दाह्य पदार्थ कहलाता है। विज्ञान की किताब में ये शब्द लिखा है, दाह्य। तो जो दाह्य पदार्थ है वो कौन कौन से हैं? जैसे लकड़ी है, कोयला है, मोमबत्ती है, यानी जो पदार्थ जलते हैं वो सब दाह्य पदार्थ हैं।
अब कुछ पदार्थ ऐसे हैं दाह्य पदार्थ जिनसे आपको ज्वाला प्राप्त होगी। जैसे आपने मोमबत्ती को जलाया, तो मोमबत्ती को जलने से या लकड़ी को जलने से उसमें ज्वाला निकलती है, जो लो निकलती है, जैसे दिया जला उसमें से जो लो निकली, वो सब दाह्य पदार्थ हैं जिनमें से ज्वाला निकलती है। कुछ दाह्य पदार्थ हैं जैसे कोयला है, उसमें लो नहीं निकलती है। बात समझ में आ रही ना आपको? तो ये इस बात को भी अपन सीखेंगे। अब दुनिया में जो दहन की जो प्रकार हैं, वो एक होता है जैसे कक्षा 8 में जो दिया है, एक तो होता है स्वतः दहन और एक होता है तीव्र दहन। तो जो स्वतः दहन में क्या होता है, जो जैसे फास्फोरस एक पदार्थ होता है और वो वातावरण के अंदर स्वतः ही क्रियाशील होकर के वायु में जलने लग जाता है और इसे स्वतः दहन कहते हैं। और एक होता है तीव्र दहन, जैसे अपन ने गैस है जो, या जो आपने देखा होगा सरकंडे के आपने जो ऊपर का जो हिस्सा है, कई बार वो छोटी सी चिंगारी को पकड़ जाता है तो कितनी जल्दी से आग फैलती है उसकी, आपने देखा होगा। तो ये जो इस तरह से अचानक फैलने वाली जो आग होती है, इसको अपन तीव्र दहन में गिनते हैं। ठीक है। अब आप जो है वो एक अगला बिंदु है कक्षा 8 की किताब में कि ज्वलन ताप क्या है। मान क्या लें, जैसे ये पदार्थ है, इस पदार्थ को अगर अपने को जलाना है, इसका दहन करना है, तो ये कब इसका दहन होगा, ये बात बहुत जोरदार है। ये तभी इसका दहन होगा जब इसको जलाते समय इसका एक निश्चित ताप जब ये प्राप्त कर लेगा। इसको अपन ने गर्म किया, जैसे लकड़ी को अपन ने चूल्हे में डाला, आप देखिएगा कई बार लकड़ी चूल्हे में डालते ही नहीं जलती है। आप देखना कि जब उसके अंदर डालने के बाद में पहले वो गर्म होती है, यानी हर वस्तु पहले एक ताप को प्राप्त करती है और जैसे ही वो ताप प्राप्त कर लेती है तो वो जलने लग जाती है। समझ आई बात? ये ऐसे ही हर वस्तु का कुछ का ज्वलन ताप, सामान्य ताप, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये कम ताप के ऊपर ही ये जलने लग जाते हैं। ठीक है ना? इसीलिए जो गैस होती है उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। चिंगारी, जैसे ही उसको कोई चिंगारी मिल जाती है तो वो जलने लग जाती है। तो हर चीज का ज्वलन ताप अलग अलग होता है, यानी जिस ताप के ऊपर कोई पदार्थ जलने लग जाता है, अब वो ताप कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। अब मैं आपको ज्वलन ताप के बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक प्रयोग बता रहा हूं आपको, प्रयोग को ध्यान से सुनो आप। वो प्रयोग क्या है कि जैसे प्लास्टिक की एक थैली लीजिएगा, प्लास्टिक की थैली होती है ना, उसमें पानी डालिएगा और उसके नीचे मोमबत्ती से या चूल्हे की जो एक आग है उसको थोड़ा सा उसके नीचे, पॉलीथीन की थैली के नीचे उसमें पानी भर करके उसके नीचे लगाइएगा। वो पॉलीथीन की थैली नहीं जलेगी आपकी, नीचे से उसके ठीक नीचे लगाइएगा, नहीं जलेगी। या आप दूसरा प्रयोग, चलो इसको आप ऐसे देखना, एक खाली थैली में अगर आप थोड़ी सी मोमबत्ती नीचे लगाओगे तो पॉलीथीन की थैली जल जाएगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य होता है कि जो पॉलीथीन के अंदर जो पानी था, उस पानी ने क्या किया, जो पॉलीथीन की जो थैली थी, जैसे पॉलीथीन की थैली है, इस पॉलीथीन की थैली के अंदर ये पानी है और इसके नीचे जो है वो अगर मोमबत्ती से अपन जला रहे हैं तो इसका मतलब ये पानी क्या कर रहा है कि इसके ज्वलन ताप, इस पॉलीथीन का जो ज्वलन ताप था, पॉलीथीन की थैली का जो ज्वलन ताप था, वो इस पानी की वजह से क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि जो उष्मा यहाँ आई वो पॉलीथीन की थैली ने इस पानी के पास में ट्रांसफर कर दी, यानी पानी के पास चली गई। तो इस वजह से क्या ये नहीं जलता है। जबकि अगर खाली थैली में अगर अपन जैसे मोमबत्ती नीचे लगाएंगे तो ये पिघल जाएगी और जलने लग जाएगी। तो इसका मतलब इसका ज्वलन ताप जो है वो बदल गया पानी डालने से। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये ज्वलन ताप की बात है। आप इसमें अपनी जो कक्षा 8 की किताब है उसमें एक प्रयोग दे रखा है, वो ध्यान से देखिएगा। जैसे आप एक कागज का कप बनाइएगा और उस कागज के कप के अंदर आप ऐसे थोड़ा पानी डालिएगा और उसको नीचे से मोमबत्ती से जलाइएगा। ये गीला कागज नहीं जलेगा, जबकि अगर खाली कागज होगा तो वो जल जाएगा, क्योंकि इसका ज्वलन ताप क्या था, कम था, और ये पानी की वजह से इसका ज्वलन ताप बढ़ गया, यानी जो ऊष्मा थी वो पानी में चली गई, पानी गर्म होने लग गया अंदर। तो ये प्रयोग जो है वो आप उसके अंदर देख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जब भी कोई पदार्थ जलता है तो आप ध्यान से देखिएगा, जैसे एक मोमबत्ती लेते हैं अपन, ये मोमबत्ती है,
ये मोमबत्ती है। अब इस मोमबत्ती को आप मोमबत्ती को जला देंगे, इस मोमबत्ती को अगर अपन जलाएंगे मोमबत्ती को अपन ने जलाया तो मोमबत्ती के ऊपर अपने को ये जो लो दिख रही है, जो ज्वाला है, इसको क्या कहेंगे? ज्वाला। ज्वाला इसको कहते हैं। आप कोयले को जलाओगे तो कोयला लाल हो जाएगा, उसमें ऐसे इस तरह की लो नहीं निकलेगी ऊपर। आप ध्यान से देखना, मैं यही चीज कह रहा था। अब ये दोनों में जो फर्क क्या है, ये फर्क जानना बहुत जरूरी होती है। यानी दहन इसमें भी हो रहा है, दहन इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो पदार्थ है, मोम जो है, जो धागा है, ये जब जो पदार्थ जलता है, जलने से क्या होगा कि इसके अंदर पहले ये जो पदार्थ है वो गैसीय अवस्था में आता है, वाष्पित होता है। ये याद रखने वाली बात ये है इसमें, यानी ये वाष्पन होता है इसका। यानी पहले ये मोम जलने से पहले, मोम सीधा नहीं जलेगा, मोम जलने से पहले क्या होगा, इसकी वाष्प बनेगी, और वाष्प जो है वो फिर लो के रूप में अपने को दिखाएगी। बात समझ में आई क्या? तो इस बात को हमेशा याद रखना। ये बहुत सारी परीक्षाओं में ऐसा पूछा भी जाता है, और एक समझदारी के नाते मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जिस पदार्थ में लो बनती है, इसका मतलब यह है कि वो पदार्थ जब जल रहा है तो जलने से पहले वो गैसीय फॉर्म में आ रहा है, और उसके बाद उसमें लो बनेगी, और हमेशा लो उसमें बनेगी जिसमें गैस बनेगी। ये बात आप हमेशा याद रखना। चाहे कपूर को देख सकते हो आप। अब आप देखिएगा इसके अलावा अपन इस पाठ में, हाँ, लो में एक बहुत जोरदार बात यह है, बहुत ही जोरदार बात यह है, वो ये है कि लो के अंदर जो भी लो आप देख रहे हो, ज्वाला जो देख रहे हो, उसमें 3 पार्ट माने हुए हैं। जो बाहर का हिस्सा है ये पूर्ण दहन का हिस्सा माना जाता है। ये जो बाहर वाला है, ठीक है, ये नीली लो के साथ जलता है, ठीक है, ये पूर्ण दहन का है। थोड़ा अंदर का लाल सा हिस्सा होता है वो अपूर्ण दहन होता है। ये तो होता है पूर्ण दहन। पूर्ण दहन यानी कहने का मतलब जो भी पदार्थ जला है वो पूरी तरह जल गया है, इसमें कोई भी कार्बन का कण शेष नहीं है। लेकिन ये जो बीच का जो हिस्सा होता है, ये एक तो जहां धागे के ठीक सीध में बीचों बीच, इस ज्वाला के ठीक बीचों बीच, ये अपूर्ण दहन होता है। ये याद रखना इसको। ये कई बार बड़ी परीक्षाओं में कई बार इसके बारे में पूछा हुआ है। ये अपूर्ण दहन है यहां का जो हिस्सा। अब आप कहोगे साहब ये बीच वाला और इसके बीच का ये जो हिस्सा है इसको आंशिक दहन कहते हैं। आंशिक दहन का क्षेत्र है ये ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, और इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप ध्यान से देखिएगा कि जो भी ज्वाला आपको दिख रही है उसमें जो ठीक मोमबत्ती के जो लो के ठीक बीच वाला हिस्सा है ये अपूर्ण दहन है, ये आंशिक दहन का क्षेत्र है, और ये पूर्ण दहन का क्षेत्र है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आग पर नियंत्रण कैसे करें। आग पर नियंत्रण कैसे करें, कक्षा 8 की किताब में लिखा हुआ है। और आग पर नियंत्रण करने के लिए आपने एक लाल से रंग का, एक स्कूलों के अंदर भी देखा होगा, कहीं हॉस्पिटल में जाते होंगे तब आपने देखा होगा, हॉस्पिटल में देखा होगा ना, एक लाल सा रंग का एक अग्नि संयंत्र के रूप में आप लोग देखते होंगे। मैं उसके बारे में आपको पहले जानकारी दे दूं कि आग जब कहीं लग जाती है, मान लो ये कोई जगह है, इस पर आग लग गई। अब अगर ये कोई लकड़ियां जल रही हैं या कोई घर के अंदर कोई आग लगी हुई है, इस तरह की कोई आग लगी हुई है, तो इस पर अगर अपन आग बुझानी हो तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हो आग बुझाने के लिए। लेकिन यदि पानी पर आग लगी हुई हो, जैसे मान लो पानी पर तेल बिखर गया और वहां आग लग गई, तो इसके ऊपर अगर आप पानी डालोगे तो तेल हल्का होता है, पानी जैसे आप पानी डालोगे तो इसके नीचे आ जाएगा। इसलिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बुझाया जाएगा, न कि पानी के द्वारा बुझाया जाएगा। यानी तेल में लगी हुई आग हो तो उसको अपन इससे नहीं बुझा सकते। तो ये बात, अब मान लो एक कई बार क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट, आपने नाम सुना होगा बच्चों, शॉर्ट सर्किट जब कई बार हो जाता है, बिजली घरों में कई बार आग लग जाती है, या इस तरह से बिजली की वजह से किसी घर में आग लग जाती है, तो उस आग को बुझाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? किसका इस्तेमाल करेंगे?
तब भी अपन पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उस वक्त भी अपन क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो आग का नियंत्रण करती है, और ये कैसे करती है मैं इसको समझाता हूं, ध्यान से देखो। जैसे मान लो यहां आग लगी हुई है, ये आग लगी हुई है, ये आग लगी हुई है। अब इस आग को बुझाना है। आग को जलने के लिए, याद रखना, आग को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। याद रखना, ऑक्सीजन खुद नहीं जलती है, ऑक्सीजन आग लगाती है, खुद नहीं जलती है। कई बार आपने देखा ना, आग लगाने वाला जैसे कहते ना, वो यार वो तो मेरे घर में आग लगा गया, बिना मतलब घर में 10 मिनट आया था, उसका तो कुछ बिगड़ा, हंसते हंसते घर में हमारी लड़ाई करा गया। यानी इसका मतलब जो व्यक्ति आया था वो तो आग लगा के गया ना। ठीक ऐसी ऑक्सीजन क्या करती है कि आग लगाने के लिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आग लगाने में सहायक है ये, ध्यान रखना। ये कभी भी खुद नहीं जलती है। अगर ये खुद जलती तो आप एक बार बताओ, अगर ये खुद जलती, जैसे अपने एलपीजी सिलेंडर की जो गैस होती है ना, वो खुद जलती है। अगर जैसे अपन तिल्ली जलाएंगे तो इस पूरे वातावरण में जितनी भी गैस है, ऑक्सीजन है, वो तो जल जानी चाहिए थी ना, खत्म ही हो जानी चाहिए थी। इसका मतलब ऑक्सीजन खुद नहीं जलती है, बल्कि क्या करती है, जलाती है। अब ये क्या करती है कि अगर इसको जलाने के लिए अगर ऑक्सीजन को रोक दिया जाए, इसके चारों तरफ से कोई कवर कर दे, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है, CO2 गैस होती है। अब जो अग्निशमन यंत्र होता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। और कई बार जो आग बुझाने वाले जो होते हैं, बड़े ऑपरेटर सरकार के होते हैं, उनमें क्या करते हैं कि जैसे एलपीजी सिलेंडर में गैस भरी होती है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड को बड़ी प्रेशर के साथ, दबाव के साथ उनमें भरी होती है। जैसे ही वो वहां ले जाकर के सिलेंडर को आग के पास जब छोड़ा जाता है, तो वो क्या करता है, आग को चारों तरफ से कवर कर लेती है। जैसे ही वो आग को चारों तरफ से कवर कर लेती है, तो उससे क्या होगा कि वो इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा और आग बुझ जाएगी। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि आग को कैसे बुझाते हैं। लगे आप, मैं आपको बता दूं कि जो अग्निशमन यंत्र होता है, आपकी कक्षा 8 की किताब में चित्र भी दे रखा है, तो इसमें क्या करते हैं कि अग्निशमन का जो यंत्र होता है उसका अंदर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, इसको आप थोड़ा सा समझ लो। ये क्या करता है कि जैसे ये सिलेंडर है जो आपका लाल रंग वाला है, इसके अंदर एक छोटी सी यहाँ पर एक बोतल लगी होती है, और इसके पेंदे में सोडियम कार्बोनेट भरा होता है। यहाँ पर तो सोडियम कार्बोनेट का विलयन होता है, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यहाँ पर क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसको तेजाब भी कहते हैं। और ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये सोडियम कार्बोनेट के साथ में क्रिया करता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड पाइप से बाहर आकर के जहां भी आग लगी होती है वहां फैल जाती है, और इस प्रकार से वो आग का नियंत्रण करती है। लेकिन ये क्या था कि छोटे स्तर पर जो आग होती है ना, उसको तो बुझा सकती है, लेकिन बड़े लेवल के लिए फिर अपन को क्या करते हैं कि जो सिलेंडर के अंदर प्रेशर से भरी हुई जो CO2 होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगली जो एक बात और है, कक्षा 8 के अंदर विज्ञान में जो दी हुई है, बहुत ही जोरदार है। आपने देखा होगा कि आपके घर में माता पिता जो है, माताएं जो है, अपने घर में जो माताएं वो क्या करती हैं कि गोबर के कंडे बनाती हैं। अब एक बात बताओ, आपको 1 किलो गोबर के कंडे दे दिए जाएं और 1 किलो आपको केरोसिन दे दिया जाए, 1 लीटर तेल, 1 किलो की बजाय मैं कहूंगा 1 लीटर केरोसिन दे दिया जाए। अब दोनों को आप, अगर आप उनसे कोई चीज बनाना चाहते हो, पकाना चाहते हो, ऊष्मा प्राप्त करोगे, तो गोबर के कंडों से आपको लगता है कि कम ऊष्मा प्राप्त होगी। ये हमेशा दिमाग में अच्छे ढंग से बिठाना। इसी के आधार पर जो चीज है, और भी जैसे चीजें हैं मैं आपको बताऊं, जो पेट्रोल है, डीजल है, इन सब से हमें 1 लीटर से अगर जो ऊष्मा प्राप्त जो करते हैं, अगर उसको अगर अपन देखते हैं तो अपन पाते हैं कि सब चीजों का ऊष्मा देने का जो गुण है वो अलग अलग है। तो हमें किसी पदार्थ से कितनी ऊष्मा मिलेगी, ये उसका ऊष्मीयमान है, यानी किलो जूल में ऊष्मा को नापते हैं। तो 1 किलोग्राम चीज से, 1 किलोग्राम जो वस्तु है या 1 लीटर जो वस्तु है, उससे अगर अपने को कितने किलो जूल ऊष्मा प्राप्त हुई, बात समझ गए ना आपको, ये उस वस्तु का ऊष्मीयमान कहलाता है। जैसे 1 किलो गोबर के उपले या कंडे को जलाने से हमारे को 6 से 8,000 किलो जूल, ये किताब में आंकड़े दे रखे हैं आपने, जब एक बार आप किताब को पढ़ेंगे तो आपके सामने वो सब चीज आ जाएगी। एक सारणी दे रखी है, अलग अलग चीजों का दे रखा है उसमें।
तो 1 किलोग्राम जो गोबर के कंडे जलाने से आपको 6 से 8 हजार किलो जूल ऊष्मा जो है वो प्राप्त होगी। तो ये उस वस्तु का ऊष्मीयमान होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा एक बात और जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब भी कोई चीज जिसका अपन दहन करते हैं, वो ईंधन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ईंधन कहलाता है। गोबर का कंडा है वो भी ईंधन है। तो आप देखिएगा कि जो अच्छा ईंधन क्या है, अच्छा ईंधन क्या है? जो अच्छा ईंधन क्या है कि जो आसानी से मिल जाए, जैसे हमारे को कहीं उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता न पड़े और आसानी से जिसका उपयोग किया जा सके और उससे ज्यादा मात्रा में ऊष्मा प्राप्त हो सके, ये उसके गुण होते हैं अच्छे ईंधन के। अब रही बात कि आपके घरों में जो गोबर के कंडे, गैस, ये सब एक अच्छे ईंधन के रूप में हम लोग जो प्रयोग करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। और अब मैं आपको इस विषय से जुड़ी हुई और भी जो पुस्तक की जो कोई चीज़ें रह गई है, मैं अगले वीडियो में उसको आपको उपलब्ध कराऊंगा। और इसके अलावा जो भी कोई समस्या हो मुझे ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोरोना में अपने घर पर बने रहिए और लगातार ये ऑनलाइन वीडियो देखते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।